हमारा देश भारत जो कि सशक्त हो रहा है और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सामाजिक स्तर पे अगर देखा जाए तो लोगों में मतभेद हैं। धर्म के नाम पे थोड़े बहुत विवाद चलते रहते हैं। तो सामाजिक स्तर पे एज़ एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं कि बेहतरी की जा सके? मैं भारत से ही शुरू करना चाहूँगा कि भारत यानी कि प्रकाश। अच्छा। भा संस्कृत में प्रकाश को संकेत देता है। जी। तो हम प्रकाश देने वाले इस भारत के नागरिक आज अपने अस्तित्व में आध्यात्मिकता का पता पूछ रहे हैं, जो हमारे लिए एक ऐसा विषय आज बन चुका है कि कस्तूरी कुंडल बसे वन मृग ढूंढत माही क्या बात! का सब है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम तो इसके देने वाले हैं और हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो ये स्थिति बन चुकी है आज कि हम इसको देने वाले इसको ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हमारे अंतर मन में निहित वो विषय है जिसको लेकर भारत विश्वगुरु था। हम धर्म सीख लेते हैं, मानव धर्म नहीं सीख पाते, जो मूलतः हमारे यहाँ, कम से कम हमारे देश में मैं कह सकता हूँ, विवाद का बहुत बड़ा कारण है। जी। धर्म नहीं, मानव धर्म। जिस दिन हम मानव धर्म की बात करेंगे उसी दिन तो भारत विश्वगुरु कहलाएगा। जब तक हम धर्म की बात करेंगे तब तक भारत विश्वगुरु नहीं हो सकता। सब धर्मों को, सब जातियों को, सब प्रकार के व्यवहारों को अपने अंदर समेटने वाला ही तो भारत है, जी। ना कि विरोध को प्रदर्शित करने वाला भारत है। मगर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि किसी भी मलिन संस्कार को, किसी भी गलत भाव को हम अपने अंदर समेट लेंगे, मगर हम उसका दमन ना करके उसके सुधार की बात करें। किसी चीज को काटना और किसी चीज को संवारना, ये वो फर्क हैं जो भारत के अंदर प्रदर्शित होते हैं। हम उसको संवारेंगे, हम उसे काटेंगे नहीं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचार हर व्यक्ति हर धर्म में अलग अलग हैं, कारण कि उन्होंने जो पढ़ा, जो सुना, जो समझा वो जान रहे हैं। मगर एक वास्तविक विचार सबके अंदर होना चाहिए कि किसी को भी कष्ट देकर अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो वो विचार गलत है। हुँ। यही तो 8th क्लास तक, 10th क्लास तक सिखाने की बात है कि कष्ट किसी को नहीं देना। ये है भारत, और यही आध्यात्मिकता है वास्तविक। भारत का अर्थ ही आध्यात्मिकता है। हम दोनों को अलग करके देख रहे हैं, मगर भारत यानी आध्यात्मिकता। हमारे यहाँ जितने सत्संग, हमारे यहाँ गीता, हमारे यहाँ रामायण, सब कुछ कहा गया, हर ग्रंथ में मूलतः एक बात निहित है कि हम प्रेम करें एक दूसरे से। और अगर गीता में भी कुछ दिखाया गया तो गीता में एक स्पष्ट चित्रण था इस बात का कि जब अपने हित के लिए व्यक्ति काम करता है तो महाभारत होती। इतना ही तो बताया उसमें, वो पिक्चर की तरह देखिए उसको, मोटा मोटा समझने का प्रयास करें कि गीता ये कह रहा है, गीता यानी भगवान का संदेश, ये कह रहा है कि अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो गलत है, और अगर हम सबके लिए जी रहे हैं तो सही है। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम आध्यात्मिकता है। भारत के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत विश्वगुरु था, मगर मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने एथिक्स से हट गए, हम अपनी मूल भावना से हट गए। एक नदी जो गंगोत्री से निकलती है, अगर वो बहते हुए आगे आती है तो उसमें और नदियाँ मिल रही हैं, मगर वो गंगोत्री का जल उसमें सम्मिलित है। हमने गंगोत्री के जल को रोक दिया और आगे आने वाली नदियाँ वो सब बहते हुए साथ में चल रही हैं। तो मूल धारा जो उसकी थी वो तो उसका हमने विनाश किया। जी। तो हमें इस भावना को बहुत गहराई से समझना होगा
कि हमें उस मूल धारा को वापस लाकर उस गंगा को वापस लाकर मिलाना है सब नदियों में, ताकि जो उसका रस है वो हमें मिले, वो बिल्कुल। विचारधारा। और वो विचारधारा पूर्ण रूप से इस बात पर आधारित है कि हम अपने समाज में किस प्रकार के व्यवहारों को बढ़ा रहे हैं। जी। आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर जो भी कुछ छूट हमारे यहाँ बढ़ी हैं इंटरनेट के माध्यम से, मजबूरी है, वो बढ़ना ही था, मगर उनमें रिस्ट्रिक्शन हो सकता था, मगर वो किया नहीं गिरा। जी। अगर वो किया जाता तो बहुत सारे व्यवहारों में आज उतनी विकृति नहीं आती जितनी आ चुकी है। समस्याएं सबको नजर आ रही हैं, मगर आज हमारे राजनीतिज्ञ अपनी सरकार के अगले 5 वर्ष बाद आने की तैयारी में जुटे हुए होते हैं साइलेंटली। किसी भी काम को करते वक्त उनके मन में ये भाव ज़रूर होता है कि 5 साल बाद इलेक्शंस हैं, उसको पैरेलली हमें उसकी तैयारी करनी है। जिस दिन हम उस भाव को हटाकर काम करें, अपनी गद्दी को बचाने वाले भाव को हटाकर काम करना शुरू करें, जिसमें प्योरली हम ये सोच रहे हों कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का वो बच्चा जो बड़ा होने वाला है, हम उसके लिए अगर रेड कारपेट की व्यवस्था करें तो वो किस तरह से हो। इंटरनेट की खुली छूट से, गूगल की खुली छूट से हमारी एनर्जी का कितना बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कहाँ चले जाते हैं, इंटरनेट में खो जाते हैं। इंटरनेट में खोने का मतलब आप सब समझ रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है किसी भी स्वरूप में। इसका दुष्प्रभाव वहां तक है कि भारत के अंदर जो हम तीर्थाटन की बात करते थे, तीर्थ सारे प्रकृति में बनाए गए, पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे। क्यों बनाए गए होंगे? उसके पीछे मूलतः ये कारण है, वो भारत प्रकाश जी। का सिंबल है हम। उसके पीछे ये कारण है कि धर्म के नाम पर लोग प्रकृति की उस गहराई तक चले जाएं पहाड़ों में, जहां पर सामान्य आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो प्रकृति के उस सौंदर्य को निहार सके, देख सके, उस आनंद को ले सके, इसलिए ये सारे तीर्थ या तो पहाड़ों पर हैं या समुद्र के किनारे हैं ज्यादातर। जी। अब बनाने के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया। जी। तो ये हम प्रकाश के वो सिंबल रहे हैं जिन्होंने इतनी गहराई से सब चीजों को समझा और वो व्यवहार बनाए। अब मंदिर में जाने पर या किसी भी धर्म के पूजा स्थान पर जाने पर जो भी शांति हमें मिलती है वो तो बहुत क्षणिक है, मगर उसके सफर में जब प्रकृति में हम घूमते हैं पहाड़ों पर, वो हमें कितना आनंद देती है। तो वास्तव में उस समय के जो समाज में व्यवहार देने वाले लोग रहे होंगे, राजा या साधु या किसी भी प्रकार के धर्म प्रवर्तक, उन्होंने ये व्यवस्थाएं कितनी समझ के साथ दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? तो ये तो सब हमें समझना है। जितने वो सुंदर स्थान बने, आज सब जगह पर हम उन व्यवहार को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सब जगह दोष उत्पन्न हो रहा है। जब दोष उत्पन्न होता है तभी दुर्घटनाएं भी होती, अन्यथा नहीं होती। इस चीज को कभी भी चेक किया जा सकता है। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे उगता हुआ सूर्य सबको आकर्षित करता है। जी। और उस स्वरूप में आकर्षित करता है जब वो लाल नहीं होता, जब वो स्वर्ण के रंग में होता है। डूबता हुआ लाल होता है। जी। मैं उगते हुए की बात कर रहा हूँ। हम उगते हुए सूर्य के उपासक हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो जिस समय वो सूर्योदय हो रहा होता है, हमें उस प्रकार से हर दिन उठना चाहिए। हमें उस मुखाकृति के साथ आना चाहिए, उस प्रसन्नता के साथ आना चाहिए कि हम समाज में आकर सबको प्रकाश दें और प्रेम दें। सुबह की धूप किसी को बुरी नहीं लगती, चाहे वो गर्मियां में हो तो भी वो काम चल जाता है। जी। तो एक तो हमारा दिन शुरुआत उस सूर्य के साथ साथ उस प्रकार से होनी चाहिए। जी। उसके बाद जब भी हम सुबह के उस सारे कार्यक्रम में, हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, 2-3 घंटे बिताने के बाद आगे बढ़ते हैं,
तो जब हम नाश्ते के लिए आकर बैठते हैं, हुँ, तो जब हम नाश्ते के लिए आकर बैठें, तो उसी मध्यम हल्के से भाव के साथ उस नाश्ते को करें, उसे कभी भी भारी ना करें। हुँ, अच्छा। लाइट ब्रेकफास्ट लिस्ट। हुँ, हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाओं में उसे बाल भोग कहा जाता है। अच्छा, बाल भोग मतलब बच्चे का भोजन, एक प्रकार भोजन। से तो बाल भोग सूक्ष्म। हाँ, और दिन के समय भोजन को राजभोग कहा जाता है, यानी कि राजभोग यानी राजा के यहाँ बनने राजा वाला के यहाँ। भोजन, तो उसको अच्छे स्वादिष्ट रूप में करें। और रात्रि में जो है वो भिक्षुक की भांति भोजन होना चाहिए, हल्का। अब हमने दिन में हमारी व्यस्तता है, तो हमने वो ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, दिन में स्किप कर दिया और रात को हम हैवी करने लगे। हमने अपने बॉडी के सिस्टम को छेड़ा है। छेड़ा है। तो एक तो भोजन की प्रकार हुँ, और भोजन का समय, हुँ, 2 चीज़ों पर विचार होना चाहिए। मैं इस समय बहुत ज़्यादा इस विषय को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर इसके ऊपर एक अलग से पूरी की पूरी चर्चा मैं पूर्व कर चुका हूँ। तो हमें अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना होगा फर्स्ट। भोजन हमारे मन को बनाता है। हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। बिल्कुल। जब हम स्वादिष्ट हल्के पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हमारा मन भी हल्का रहता है। जी। जिस वक़्त हम सुबह उठते हैं और समय पर उठते हैं, हुँ, लेट नहीं होते। हाँ। समय सबका अपना हो सकता है, किसी का 5 बजे भी होगा, किसी हुँ, का 7 बजे भी होगा। मगर समय पर उठते हैं, अपने शेड्यूल, अपने सिस्टम से लेट नहीं होते, तो एक प्रसन्न भाव होता है चेहरे पे। हुँ, जब हम अपने ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, अपने किसी भी बिज़नेस के लिए, तो अगर हम वहाँ लेट नहीं हैं, तो हम प्रसन्न भाव, हुँ। और वो प्रसन्न भाव इसलिए है क्योंकि हमें टेंशन नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं। हम अपने दिन की शुरुआत ही टेंशन से कर लेते हैं। और जब आप लेट होंगे तो शुरुआत टेंशन में होगी। तो ये एक अव्यवस्था है बहुत बड़ी। हाँ। तो वहाँ से लेट ना हो और प्रसन्न मन से अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में, जहाँ भी हम जा रहे हैं, पहुँचे उस प्रसन्नता के साथ, और जाने के बाद सबको प्रसन्नता ही बाँटें। हुँ, उसमें समझौता ना करें, फुलफ़िल करें इस बात को। सबको प्रसन्न भाव भी दें, प्रसन्न मुख ही दें। सामने वाला नहीं दे रहा है, इसकी शिकायत ना करें कि कोई नहीं करता तो क्यों? आप अपने सादे और प्रसन्न भाव से जाइए हुँ, और जाकर अपने दिन को उसी प्रकार से पूरा करें। हुँ, अपने कर्म के प्रति ऑथेंटिसिटी को अपनाएँ। अगर आपने किसी भी काम में वो 5 घंटे उस मतलब भावना से देने हैं, जहाँ पर ऑथेंटिक का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर सपोज़ एक माली है, वो बगीचे में उसने खरपतवार सारी निकालनी है, तो वो पूरी निकाले, छोड़े नहीं। हुँ। ये है कर्म का की ऑथेंटिसिटी। जी, तो इसी ऑथेंटिसिटी से हम अपने कर्म को करें। जी। अपने जूनियर्स को प्रेम दें, हुँ, अपने जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको अलग भाव से देखें, रिस्पेक्टिव एंगल हो, माहौल ही बदल जाएगा। ये है वो भारत, सामान्य भारत। ये वो सामान्य भारत है जिसमें कष्ट नहीं है। हुँ, तो हमें उस भारत की ज़रूरत है आज सबसे पहले इस व्यवहार में, और उसके बाद हमें उस भारत की ज़रूरत है जो विश्व में इस व्यवहार को अपने स्वरूप में बढ़ाने वाला, और हम विश्वगुरु बने। और विश्वगुरु होने का जो वास्तविक अर्थ है, वो आधिपत्य नहीं है जो आज ताकतवर देश अपने पास हथियारों की बात से या किसी बात से कर रहे हैं। कहा जाता है वो लीडर हैं, वो टॉप कंट्री है। नहीं, वो टॉप नहीं है, वो फ्लॉप कंट्री है। अगर वो टॉप कंट्री होती तो प्रेम होता। जी। वो तो ताकत है उन हथियारों की, उस पैसे की। हुँ, तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार के लोगों को विनाशक बुद्धि का कहा जाता है। बिल्कुल। तो हमें तो आवश्यकता है उस प्रकार के विश्वगुरु होने की, जहाँ पर हमारे पास पैसे की ताकत भी हो, हमारे पास हथियारों की ताकत भी हो, हमारे पास व्यवहारों की ताकत भी हो, और उसके बाद हमारे पास प्रेम की वो सर्वोपरि ताकत हो, जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के उपयोग का विचार भी ना करना पड़े। हुँ, हम सामने वाले को डराकर प्रेम करें, ताकि वो अपने व्यवहार को बदले। आज के विश्व गुरु भारत के ये कंपोनेंट्स हैं जो मैं कह रहा हूँ।
आज का विश्वगुरु भारत जो है वो भिक्षुओं का नहीं है। आज का भारत वो बने विश्वगुरु जो पूरी ताकत के साथ हो और फिर प्रेम करे। बिल्कुल। क्योंकि जब ताकत होती है और प्रेम किया जाता है तो उसका अर्थ अलग निकलता है। एक भिक्षु जब प्रेम करता है तो निरादर पाता है। तो आज हम वो नहीं हैं। पहले हमारी स्थिति अलग थी। आज हम उस भारत की कल्पना करें जो हमें उस स्वरूप में देखना है जिसके अंदर इतनी क्षमता हो, इतनी शक्ति हो कि वो किसी से भी कोई बात कहे तो वो मानने पर मजबूर हो, और वो मजबूरी फिर हम प्रेम के स्वरूप में लेकर आए। शक्ति और प्रेम दोनों का सम्मिश्रण भविष्य का विश्वगुरु भारत, ये है वो भाव जिसकी आज आवश्यकता है। इसके अलावा बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। जीवन आज वहां पर पहुंच चुके हैं सबके, जहां आने के बाद हमें एक व्यवहार को तो सुनिश्चित करना ही होगा कि धन तो चाहिए ही। बिल्कुल। दूसरा व्यवहार, हमें वो शक्ति भी चाहिए जो समझ की है। जी। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहिए। हाँ। आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब बात एआई पर आ गई है तो हमें उससे नेक्स्ट लेवल की समझ के ऊपर अभी से काम करना है। हमें अपने पूरे के पूरे पॉलिटिक्स के सिस्टम को बदलना है। हमें पॉलिटिक्स के सिस्टम को वहां पर लेकर आना है जहां पर हम इलेक्शन जीतने और अपने वर्चस्व के लिए काम ना करें। हम पारिवारिक ताकत की, मेरा पिता एक्स था तो बेटा भी ऐसा होगा या ये उस परिवार का व्यक्ति है, नहीं नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर होना चाहिए कि किस समझ का व्यक्ति है। जिस दिन हम पॉलिटिक्स में समझ के आधार पर व्यक्ति को स्वीकार करना शुरू करेंगे तभी तो देश समझदारों के हाथ में जाएगा। हम किन लोगों के हाथ में देश को दे रहे हैं? हम अपने ऊपर काम करने के लिए किन लोगों को बिठा रहे हैं? उनके बात करने का तरीका सब लोग जानते हैं। वो किस तरीके से बोलते हैं, कितनी उनके अंदर तहजीब है बात करने की, ये सब लोग जानते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विनम्र भावना से हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई बात करूँ तो वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या समाज के लिए नहीं हो सकती। हर जगह पर कुछ लोग अलग हैं और बहुत लोग वैसे हैं जैसा मैंने कहा। तो मैं किसी के मन को आहत करना नहीं चाहता, मगर वास्तव में असंवेदनशील मन आज राजनीति में सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति के प्रति असंवेदनशील व्यवहार आ रहा है और अमीर व्यक्तियों में भी जो सादे भाव के व्यक्ति हैं वो दमन का शिकार हो रहे हैं। आज अमीर भी वो कामयाब है इस व्यवस्था के अंदर जिसके पास पॉलिटिकल हाथ है, जिसके पास ताकत है। अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है उसके ऊपर पॉलिटिकल हाथ होना। अगर नहीं होगा तो उसके लिए काम करना आसान नहीं है। हम चाइना को कैसे पीछे छोड़ेंगे इन्हीं सब व्यवस्थाओं के आधार पर? नहीं, हमें बदलना ही होगा। और हमारे देश में जितना भी प्रबुद्ध समाज है उसे विचार करना होगा कि पॉलिटिशियन कोई जन्म से या जाति से नहीं होता। पॉलिटिशियन का मतलब है जिसके पास वो ट्रिक्स हों जो देश को आगे लेकर जा सके, ना कि वो ट्रिक्स हों कि एक पॉलिटिशियन अपने रिश्तेदारों के नाम पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी कर देता है, लीगली वो पकड़ा नहीं जा सकता, मगर कैसे वो हजारों करोड़ में पहुंच जाते हैं परिवार, कैसे आ जाते हैं वो स्थितियां विचार करना होगा। वो रजवाड़े हैं क्या? वो कहाँ से लेकर आ रहे? सबको नजर आ रहा है आज स्पष्ट रूप से हमारे देश में प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 80 लाख, जो पेपर्स में 10 लाख की है। हम किस तरह से व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कर रहे हैं सबको पता है, मगर क्या कभी इस विषय में कोई बोलता है? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि पॉलिटिशियंस का पैसा भी तो यहीं पड़ा हुआ है। इस विषय में विचार तो करना ही होगा। अगर हम इस विषय में विचार नहीं करेंगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे,
उसी प्रकार शोषित रह जाएंगे, उसी प्रकार कष्ट में रहेंगे। हमें स्पष्टवादी होना ही होगा, हमें इस बात को कहना होगा। आज मैंने बहुत खुले तरीके से अगर ये बात कही है तो मैं मजबूर हूँ, अन्यथा मैं ना कहता। मेरी मजबूरी है मेरा देश, मेरी मजबूरी है मेरा भारत, मेरी मजबूरी है मेरा वो विश्व गुरु का स्वप्न। मुझे इस वजह से कहना पड़ा। मगर कुछ स्वप्न उस प्रकार से दिखते हैं जो सत्य होते हैं। ये वही स्वप्न है जो मैं देख रहा हूँ, जो निश्चित रूप से सत्य होने वाला है। मुझे मेरे सामने बैठी हुई ये सौम्या की मुस्कुराहट हमारे देश की सब महिलाओं में देखने का ये स्वप्न है। बिल्कुल। वो सुरक्षित भाव, वो सम्मानित भाव सब महिलाओं में देखने का ये मेरा स्वप्न है। आरक्षित महिला नहीं, संस्कारित महिला, सम्मानित महिला। आरक्षित नहीं। आरक्षण भी एरोगेंस का द्योतक है। आरक्षण भी नॉन स्किल्ड को आगे लाने का द्योतक है। गलत है। समझ ही आगे आनी चाहिए, समझ ही व्यक्ति है। कभी भी कोई व्यक्ति न जाति से, न व्यवहार से, न धर्म से, न धन से बड़ा हो सकता है। व्यक्ति अगर बड़ा हो सकता है तो समझ से हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझ, स्वामी विवेकानंद समझ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस समझ, बहुत हैं, अनगिनत हैं। ताकतवर वल्लभ भाई पटेल जी। ताकत। तो ये सब चीजें ही चाहिए आज समाज को। आज हमारा धर्म हम्म। सिर्फ एक, भारत। तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये कहने की आवश्यकता का क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं है तभी कहा जा रहा है। गलत बात है। वो हैं ही हम भाई, हाँ। अलग कहाँ से? तो भाइयों को भाई कहना पड़ता है? कभी भी नहीं कहना पड़ता। और हम कह रहे हैं, इसका मतलब भाई मान नहीं रहे। ऐसे भाई जो सहृदय हैं। अगर आज भारत के 140 करोड़ लोगों के अंदर इस परिवर्तन की बयार को नहीं बहाया गया तो ये देश गरीबी के गर्त में चला जाएगा। कि जिसे हम अपनी ताकत कहते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने और वैमनस्य के काम आएगी या हिल स्टेशन पे जाकर शैतानियां करने के काम आएगी? नहीं। हमें जरूरत है उस युवा शक्ति को डाइवर्ट करनी, कर्म के प्रति उस लगाव की। देने वाले वही हमारे ऊपर राज करने वाली वो सत्ता ही दे सकती है, और उस सत्ता में बहुत योग्य व्यक्ति हैं, कमी नहीं है। मगर उनको आगे आना ही होगा। अगर वो नहीं आते हैं तो देश जाता है। अब देश को कहीं गड्ढे में जाना है या देश को विश्वगुरु बनाना है, मेरी सारे उस प्रबुद्ध समाज से विनती है जो आज शायद राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता हो या कभी रहा हो और हट गया हो, उन सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनको समाज में आगे बढ़कर इस व्यवहार को स्वीकार करना ही होगा। अगर हम आज अपने घर में बैठकर इन व्यवहारों को ही स्वीकार करें कि मेरी शाम और सुबह अच्छी हो जाए, तो हम देश के लिए या समाज के लिए अपने आप के उस ऋण को उतारने में अक्षम हो गए। अगर हमें समझ मिली और हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो इसका मतलब भविष्य में परमात्मा वो समझ हमसे खींच लेंगे। ये सुनिश्चित समझिएगा। और समझ का उपयोग वही माना जाता है जो समाज के लिए हो, जो सबके कल्याण के लिए हो। अपने लिए समझ का उपयोग करके हम धनोपार्जन करके सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, मगर जो हमें अर्जित करना है वो है समाज का वो भाव जिसमें शांति का वो एक मीठी हवा का प्रवाह हमें हर वक्त दिखाई दे। जब सड़क पर जाने पर हम एक दूसरे की तरफ क्रूर दृष्टि से ना देख रहे हो, प्रेम की दृष्टि से देख रहे हो। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भारत। मेरा धर्म भारत, मेरा व्यवहार भारत को आगे बढ़ाने वाला, मेरा
कर्म सिर्फ भारत के अंदर हर वर्ग की तरफ उस भाव से देखने वाला कि जो तिरस्कृत है वो कैसे सामान्य धारा में आ सकता है। उसका आधार न धर्म है, न जाति है, न कुछ और न कुछ, सिर्फ एक मानव अपने आप में एक जाति। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मानव और मानवता, और इसी से जो मतभेद हैं धार्मिक वो खत्म होंगे। धार्मिक मतभेद है ही नहीं, धर्म का अर्थ ही मानव धर्म है। सही अगर बात। कोई भी किसी धर्म को किसी और स्वरूप में बांटता है तो वो गलत है। उसके पीछे कारण है, अगर मानव धर्म की परिकल्पना में विचार किया जाए तो एक ही भाव निकल कर आएगा कि एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे के प्रति प्रेम। अगर यही सब है तो धर्म इसके अलावा और कह क्या रहा है? कोई भी धर्म यही कह रहा है, मूलतः तो यही कह रहा है, मगर उसके बाद होता क्या है, बहुत कुछ चिपकाया जाता है हर चीज में। चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की करें, क्रिश्चियनिटी की करें, हम सिख समाज की करें। सिख समाज की बात लीजिए, कितना प्रेम करने वाला वो भाव और सेवा करने वाला वो भाव है, जिसमें हम बहुत जगह पर उस सेवा के स्वरूप में देखते भी हैं। मगर क्यों ऐसी स्थितियां हैं आज कि हिंदुओं से ही तो सरदार बने। और आप अगर पूर्व में देखें तो कितना मुस्लिम भारत में बाहर से आया होगा, तो मुस्लिम सारा भारत से ही तो बना है। तो वो हमसे अलग हो गए क्या? जी। नहीं, वो हमसे अलग नहीं है। ईसाई, आप जाइए गोवा में, आप देखिए क्रिश्चियंस को, सब आपको हिंदुओं से ही बने हुए मिलेंगे। जी। तो वो हमसे अलग हो गए क्या? नहीं नहीं, वो हमारे ही तो हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हमारे दादा का भाई, हमारे दादाजी का भाई क्रिश्चियन हो गया हो कोई, और आज वो हमसे मिले, तो हम उसे किस दृष्टि से दें? दादाजी का भाई तो वही हो, तो वैसा ही भाव रखना पड़ेगा ना। क्योंकि आज हम देश के लिए सोच रहे हैं, और जब हम देश के लिए सोचना शुरू करते हैं और हम विश्व गुरु बनते हैं, तभी हम ग्लोबल थॉट पे आते हैं। बिल्कुल। तो ग्लोबलाइज होने के लिए नेशनलाइज होना तो जरूरी है। पहले नेशनलाइज हुई है, उसके बाद ग्लोबलाइज हुई है, उसके बाद अपने अंदर प्रवेश करके उस प्रकृति के रहस्य को महसूस करें, जो आध्यात्मिकता की उस गहराई को हमारे सामने उस पिक्चर की तरह खोल के रख देती है, कि हमें समझ आता है कि हैं तो सब एक ही, एक ही। अलग तो कुछ भी नहीं है। मगर हमने बर्तन जो पकड़े हाथ में उस समझ को लेने के, वो सबके अलग अलग हुए तो बात खराब हो गई। अन्यथा है कुछ भी नहीं। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, तभी मैं ये सब कह पा रहा हूँ। मतलब जो भी कुछ मैंने कहा उसके पीछे कुछ ना कुछ अनुभव बोल रहा है, बोल रहा है। अन्यथा पढ़ा हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है सब लोगों से, कि वो इन विचारों को समाज में उस स्वरूप में आगे बढ़ाएं जहां पर वो मेरे विचार ना होकर उन सबके विचार हों, हम सबके विचार हों, और हमारा एक ही विचार हो कि हम सब उस भारत के नागरिक हैं जो विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। भारत, मानव, मानवता और आध्यात्मिकता, इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने टच किया, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझे होंगे कि समाज को किस तरीके से और किन अहम टूल्स के ज़रिए आगे लेके बढ़ना है।